जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। और बिहार पुलिस स्पेशल क्लास दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं तो जीएस का निचोड़ को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं तो भारत का भूगोल टॉपिक का दोस्तों पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 को दोस्तों आज क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और आज दोस्तों कोशिश करेंगे कि भारत का भूगोल को हम समाप्त कर दें। ये दोस्तों हम बता दिए थे क्विक रिवीजन तरीके से दोस्तों क्या कर रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक को दोस्तों बता रहे हैं, उसमें जो भी फैक्ट्स है दोस्तों उस फैक्ट्स को बता रहे हैं और टॉपिक वाइज दोस्तों बता रहे हैं। पहला टॉपिक आप अगर नहीं देखे हैं तो जा करके दोस्तों देख लीजिएगा पहला पार्ट। आज हमारा दूसरा पार्ट है दोस्तों। आज हम प्रयास करेंगे कि आपका क्या करें, भारत का भूगोल को समाप्त कर दें ताकि हम विश्व भूगोल में दोस्तों अपना आगे चल सकें दोस्तों। तो आज हम दोस्तों क्या करेंगे, द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास तक दोस्तों हम लोग क्या करें तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जो लास्ट टॉपिक हमारा बच गया था वो द्वीप समूह दोस्तों बच गया था। उसमें हम एक द्वीप के बारे में पढ़ चुके थे, आपका लक्षद्वीप के बारे में। अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। जलप्रपात हो गया, आपका झील हो गया। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। नदी घाटी परियोजना जो है, कृषि, खनिज संसाधन और परिवहन दोस्तों, इतना सारे टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो में हमें क्या करना है, कवर करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। पूरे तथ्यों को दोस्तों आपको समझाएंगे और सभी बातें आपको आसानी से समझ में आएगी। और दोस्तों PYQ सीरीज भी दोस्तों क्या होगा, जब लाएंगे आपको तो आसानी से समझ में दोस्तों आएगा, क्योंकि अगला जो हमारा PYQ सीरीज आएगा मतलब कि सब्जेक्ट दोस्तों हम भूगोल को ही उठा रहे हैं, आपका भारत का भूगोल को ही। तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का अपना सब्जेक्ट दोस्तों। अपना क्या है हमारा आज से, तो पढ़ेंगे हम लोग क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इससे पहले हम लोग द्वीप समूह के बारे में बता दिए। तो हमारे भारत में दो तरह के द्वीप समूह आपको देखने को मिलते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक आपका अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आपका अंडमान निकोबार है और अरब सागर में क्या, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग अंडमान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें द्वीपों की संख्या दोस्तों लगभग 550 है। कितना है, 550 है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है। अराकोइमा श्रृंखला अराकोइमा श्रृंखला जो है, अराकोइमा क्या है तो पर्वत श्रृंखला दोस्तों, जो हमारे भारत को म्यांमार से अलग करने का काम करती है। अगर पूछ दे कभी कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है तो अराकोइमा। तो अराकोइमा पर्वत श्रृंखला जो देख रहे हैं, इसी के दक्षिण में दोस्तों क्या है तो आपका अंडमान निकोबार दोस्तों, इसका विस्तार है। अंडमान और निकोबार दोस्तों दो क्या है, वहाँ पर आइलैंड है, मतलब दो आपके द्वीप समूह दोस्तों। अब उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो अंडमान निकोबार को अलग करने के लिए दोस्तों क्या है, एक 10 डिग्री चैनल दोस्तों है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान निकोबार को अलग करने का काम करता है। अब अंडमान को हम अलग पार्ट में भाग में बांट के पढ़ते हैं और निकोबार दोस्तों अलग भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो अंडमान जो है दोस्तों उसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। एक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दोस्तों। दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है दोस्तों, वहीं पर क्या है, उसी को अलग करने का दोस्तों डंकन पास काम करता है। डंकन पास बोलेगा, डंकन पास क्या है तो जो उत्तरी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, मतलब कि लिटिल मतलब कि छोटा अंडमान जिसको हम बोल सकते हैं, उसको अलग करने का दोस्तों कौन काम करता है तो ये डंकन पास करता है। बाकी 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों आपका, ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। जो लिटिल अंडमान है यहाँ पर जो सबसे नीचे है, लिटिल छोटा अंडमान, उसको दोस्तों निकोबार से अलग, मतलब कार निकोबार। अगर कार लिटिल अंडमान कार निकोबार नहीं दिया रहेगा तो आपको दिया रहेगा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार दोस्तों क्या होगा आपका, सही होगा। तो कल हम आपको 8 डिग्री 10 डिग्री चैनल बता दिए थे, 8 डिग्री 9 डिग्री बता दिए थे, 10 डिग्री चैनल हो गया और डंकन पास दोस्तों हमारा हो गया। तो ये सब ये दोस्तों पॉइंट है जो याद रखिएगा आप। अब आगे बात करते हैं निकोबार के बारे में। तो निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों विभाजन करते हैं कार निकोबार के बारे में और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपको पहले ही बताए थे, जब आपको भारत का परिचय बता रहे थे तो बताया था वहाँ पर कि जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। और अंडमान निकोबार में कहाँ, तो ग्रेट निकोबार जिसको हम लोग महान निकोबार कहते हैं, वहीं पर दोस्तों आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो दोस्तों कितना डिग्री पर है आपका, 8 डिग्री 6 डिग्री तो 4 मिनट पे, कितना है 6 डिग्री 4 मिनट पे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ज्वालामुखी। हमारे भारत में दोस्तों 2 ज्वालामुखी, 2 प्रकार की है और दोनों दोस्तों कहाँ देखने के लिए मिलती है तो अंडमान निकोबार में। कौन कौन सी दोस्तों, तो एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी है दोस्तों, बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी इसमें दोस्तों क्या होता है, समय समय पर विस्फोट होते रहता है दोस्तों। नारकोंडम जो दोस्तों ये भी क्या है आपका अंडमान निकोबार में ही है दोस्तों। ये क्या है, शांत है, जिसमें दोस्तों लंबे समय तक क्या हुआ है, विस्फोट नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपका अंडमान निकोबार में है दोस्तों, ये क्या है, तो ये दोस्तों आपका किससे निर्मित है। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो ये निर्मित है आपके बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं सैल से निर्मित है। जिस तरह से आपको बताया था कि जो आपका लक्षद्वीप के बारे में, हाँ लक्षद्वीप के बारे में बताया था, क्या है, कोरल से रिलीव है, क्या है, कोरल से। जो बताया था कि शिप जो होता है, शिप का जो ऊपर कवर होता है उससे क्या दोस्तों उसका निर्माण हुआ है।
लेकिन यहाँ जो आपका अंडमान निकोबार दोस्तों, वहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल्स दोस्तों क्या निर्मित है, मतलब यहाँ पर इसकी अधिकता आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों जो वहाँ के सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की बता रहे हैं, अंडमान निकोबार की नहीं बता रहे हैं। निकोबार जो है दोस्तों वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है माउंट थुलियर, याद रखिएगा, जो 6042 मीटर है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोस्तों सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक दोस्तों 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ये जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है दोस्तों वो पोर्ट ब्लेयर है, जिसका अभी नाम चेंज हो गया। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार का जो राजधानी था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके दोस्तों क्या रखा गया है। 2025 में दोस्तों चेंज हुआ है, बताइएगा मैं कमेंट करके दोस्तों। तो दक्षिण अंडमान दोस्तों क्या इसकी राजधानी है। तो उम्मीद करते हैं आपको अंडमान के बारे में सभी चीज़ें समझ में दोस्तों आ गई होगी। अब आते हैं यहीं पर दोस्तों आपका जो काला पानी जेल बोलते हैं, यहीं पर था दोस्तों जहाँ पर वीर सावरकर को रखा गया था, याद रखिएगा ये, जिसको हम लोग सेलुलर जेल भी कहते हैं। सेलुलर जेल अगर बोले कहाँ है तो अंडमान निकोबार में दोस्तों जेल था। अब बात करते हैं हम लोग आगे आते हैं। अच्छा नीचे हमारा है अफवाह तंत्र, नीचे यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ नीचे ही क्या है दोस्तों, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब जो नदियों में दोस्तों, नदियों में नालों में जो पानी बहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवाह बोलते हैं। अब अपवाह तंत्र क्या होता है, तो वाहिकाओं के जाल को, मतलब कि जो नदियों का जो जाल होता है उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग अपवाह तंत्र बोलेंगे। तो हमें भारत में क्या करना है, तो दो तरह के दोस्तों भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है दोस्तों हिमालयी अपवाह तंत्र, एक पढ़ना है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र दोस्तों जो सदावाहिनी होती है, मतलब जो 12 मासी होती है, यहाँ पर नदियों में दोस्तों क्या होता है 12 मास तक पानी रहता है, 12 महीनों पानी रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है दोस्तों वहाँ पर आपको 12 महीने पानी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में यहाँ पर जलस्तर थोड़ा ऊँचा रहता है। लेकिन दोस्तों जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो यहाँ का जलस्तर दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ की नदी आपको 12 मासी नहीं है। प्रमुख अंतर बोलेगा तो दोस्तों ये आप बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हिमालय नदी है दोस्तों उसके हम 3 तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिंधु के बारे में, एक पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, एक पढ़ेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। मतलब सिंधु नदी के बारे में जानेंगे और इसकी जितनी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, वही हो गया सिंधु नदी तंत्र। गंगा नदी के बारे में जानेंगे और गंगा की जितनी सहायक नदियाँ उसके बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी नदी इसके सहायक नदियाँ दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास तो हमारा प्रारंभ ही है, लेकिन अभी जो नदियों के बारे में उसके हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी जो है दोस्तों हमारे भारत से इसका निष्कासन नहीं होता है। सिंधु नदी का निष्कासन कहाँ होता है, सिंधु नदी का निष्कासन दोस्तों कैलाश पर्वत में, जो तिब्बत में दोस्तों कैलाश पर्वत है वहीं पर एक झील है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील पर दोस्तों क्या होता है, ये सिंधु नदी निकलता है। तो क्या देखिए लिखा है यहाँ पर, कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुर चू के निकट एक हिमनद है। तो हिमनद से जो निकलता है उसी हिमनद जो मानसरोवर झील है वहीं से दोस्तों याद रखिएगा। इसी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर। बता दिए कि ये तिब्बत से निकला, फिर भारत से प्रवेश किया, फिर कहाँ चल गया, पाकिस्तान चल गया। तो इस तरफ दोस्तों 3 मतलब कि क्षेत्रों से होकर सिंधु नदी क्या होती है, गुजरती है। भारत में आने के बाद दोस्तों जाती है पाकिस्तान में। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता, जो आपको लास्ट में बताएंगे सिंधु जल समझौता के बारे में, जो अभी 2025 में क्या हुआ है, जो मनमुटाव हुआ है भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण दोस्तों, जिसके कारण सिंधु जल समझौता को दोस्तों रद्द कर दिया गया है। उसकी कहानी समझाते हैं आपको अभी। तो यह भारत में हिमालय नदियों की सबसे पश्चिमी नदी है। जो सबसे पश्चिमी नदी बोला जाए तो दोस्तों कौन है, आपका सिंधु नदी है। तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खवान या शेरमुख। तिब्बती जो लोग हैं इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, सिंगी खवान बोलते हैं। आगे आते हैं कि इसके दाएं तट की नदियाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, तो भारत मान लीजिए कि हम एक नक्शा नहीं बना रहे, बस ऐसे समझा रहे हैं। यहाँ आपका हिमालय इस तरह से आपका है, इस तरह से क्या आपका हिमालय है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, मानसरोवर झील है। सिंधु नदी क्या हो रही है, इधर से निकल के दोस्तों इस तरह से भारत में प्रवेश करके चल जाए कहाँ पर, पाकिस्तान में चल जा रही है। अब आपको यहाँ पता करना है कि बायाँ कौन है दायाँ कौन है। तो सिंधु नदी ऐसे जा रही है, अपने आप को मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका दायाँ किधर होगा, इधर होगा। तो दायाँ तट हो गया, इधर क्या हो गया, बाएँ तट हो गया। तो दाएँ तट से कौन कौन नदियाँ मिल रही है, तो गिलगित मिल रही है, सियोक मिल रही है और काबुल मिल रही है दोस्तों। उसके बाद बाएं तट से बोल देंगे तो दोस्तों जो पंचनद है, पंचनद मतलब कि जो हमारे भारत में दोस्तों क्या होती है, नदियाँ बहती है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं। कभी कभी और देगा छाटने के लिए, जितने भी पंचनद है सभी क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ है। क्या है दोस्तों, सिंधु की सहायक नदियाँ है। तो सबसे लंबी सहायक नदी है उसको कौन है, चिनाब है। बाकी जितने नदियाँ सब दोस्तों इसमें चिनाब में जाकर अपना पानी गिरा देती है। उसके बाद है दोस्तों कि बाएं तट से हम लोग बात किए पंचनद के बारे में, याद रखिएगा। फिर एक याद रखिएगा, जास्कर याद रखिएगा। क्या है, जास्कर।
यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ गिरती है तो अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। जो क्या है तो ये अरब सागर के किनारे दोस्तों कराची आपका पड़ता है, वो बंदरगाह नगर है आपका पाकिस्तान का, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं बारी बारी पे जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ उसके बारे में। पहले बात करेंगे झेलम के बारे में। किसके बारे में? झेलम नदी के बारे में दोस्तों। तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों कहाँ होता है तो पीर पंजाल श्रेणी में ही दोस्तों क्या है आपका बेरीनाग झील है, वहीं पे दोस्तों क्या होता है ये झेलम नदी निकलता है। अगर बात करें कि इसका संगम कहाँ होता है, संगम मतलब कि ये किस नदी पे जाकर के मिल जाता है तो चिनाब नदी पे दोस्तों जाकर के ये मिल जाता है। ये चिनाब नदी जाकर किससे मिलता है? सिंधु नदी में पूरा पानी गिरा जाता है दोस्तों। वहीं बात करते हैं कि झेलम नदी के किनारे ही आपको देखने के लिए मिलता है श्रीनगर, जो क्या है आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों। सहायक नदी के बारे में बात करें तो किशनगंगा का नाम सुने होंगे। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है दोस्तों। झेलम किसकी है? तो चिनाब की सहायक नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आगे बात करेंगे चिनाब के बारे में। तो चिनाब जो है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्गम होता है कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में ये क्या होता है चंद्र और भागा नाम की दो नदियाँ दोस्तों निकलती है। जब इसका दोस्तों मिलन होता है चंद्र और भागा का, तब जाकर क्या कहलाती है? चिनाब नदी कहलाती है, यह ध्यान रखिएगा। जब निकलती है आपका हिमाचल प्रदेश से तो इसका नाम चिनाब नहीं रहता, बल्कि क्या रहता है? चंद्र और भागा। जब ये दोनों का संगम होता है उसके बाद ही चिनाब नदी कहलाती है। वही बता दिए कि अन्य नाम क्या है दोस्तों इसका? चंद्रभागा भी नाम है, याद रखना है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर बोल देगा कि सिंधु की जो पंच नद है उसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है आपका? तो चिनाब है दोस्तों। भारत में इसकी कुल लंबाई क्या है? तो 1180 किलोमीटर क्या है दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। आते हैं हम लोग आगे। हम लोग झेलम देख लिया, चिनाब देख लिया, अब क्या देखेंगे? आप देखेंगे दोस्तों रावी को। तो रावी का दोस्तों उद्गम होता है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। तो जो रावी का दोस्तों उद्गम होता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से दोस्तों क्या होता है ये निकलता है। ये जितनी भी देख रहे हैं सब दोस्तों हिमालय नदियाँ क्या है? हिमालय से निकल रही है। फिर चिनाब नदी में क्या करता है दोस्तों अपना ये पानी गिराया जाता है, वहीं पर इसका संगम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में दोस्तों ये बहती है। कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये इसका उद्गम होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम होता है, इसका भी रोहतांग दर्रे के निकट एक ब्यास कुंड है दोस्तों, वहाँ से क्या होता है ये निकलती है। और ये हरिके बैराज का नाम सुने, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों ये सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और कुल्लू घाटी पर दोस्तों ये बढ़ती है, मतलब घाटी समझ में आता है। घाटी मतलब दोस्तों जो दो पहाड़ है, मतलब इधर आपका पहाड़ी है और इधर क्या है? पहाड़ी है। अब बीच में जो नदी बह रही है दोस्तों क्या बोलेंगे? हम लोग घाटी बोलते हैं, याद रखिएगा। आते हैं हम लोग आगे। अब आगे पढ़ेंगे ब्यास के बारे में जान गए हम लोग। अब आते हैं सतलज के बारे में। सतलज के बारे में याद रखना है क्या? तो सतलज का जो उद्गम होता है दोस्तों वो मानसरोवर झील से ही होता है। क्या होता है? मानसरोवर झील से आपके 3 नदियाँ निकलती है, सिंधु, सतलज और आपके ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोस्तों। तो उद्गम इसका है मानसरोवर झील के निकट राकसताल से दोस्तों निकलता है। राकसताल क्या आपका? राकसताल जो है दोस्तों झील का नाम है। और ये सिपकिला के पास भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा का नाम सुनेंगे दोस्तों। तो सिपकिला दर्रा से क्या करती है दोस्तों? ये भारत में प्रवेश करती है। तिब्बती लोग इसको क्या कहते हैं? तो लांगचेन खंबाब कहते हैं, लांगचेन खंबाब कहते हैं दोस्तों। पूर्ववर्ती नदी में ये पूर्ववर्ती नदी का दोस्तों उदाहरण है। क्या है? ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण, ये भी ध्यान आपको देना है। अब आते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे अब गंगा नदी तंत्र के बारे में। हम लोग सिंधु के बारे में पढ़ लिए, अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो पूर्ववर्ती अफवाह का दोस्तों ये उदाहरण है। क्या है? पूर्ववर्ती अफवाह का ही उदाहरण है। भारत का सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करता है, मतलब कि ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी का ही नाम लेना है आपको। इसका जो उद्गम होता है उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद है दोस्तों। गंगोत्री यमुनोत्री के बारे में सुने होंगे। तो वहीं क्या है इसका हिमनद वहीं से निकलता है। प्रारंभ में दोस्तों जब निकलता है इसका निष्कासन होता है तो दोस्तों इसका में क्या होता है? इसका उद्गम होता है तो इसका नाम रहता है भागीरथी। गंगा दोस्तों नाम नहीं रहता है। गंगा नाम कब होता है? जब दोस्तों इसका मिलन होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से। नाम सुनेंगे देवप्रयाग दोस्तों, जिसके पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से इसका जब मिलन होता है तब जाकर दोस्तों ये कहलाती है गंगा, याद रखिएगा। हरिद्वार में दोस्तों ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मतलब उत्तराखंड से जब इसका निकलती है तो पहाड़ी एरिया से दोस्तों क्या होती है? गुजरते आती है। और मैदानी एरिया से बोलेगा तो हरिद्वार जो देखे नाम सुने होंगे, वहाँ से क्या होता है दोस्तों ये आपके मैदानी में प्रवेश करती है। कुल लंबाई इसका है 2525 मीटर, 2525 मीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है, बता चुके हम लोग। अब बाएं तट के सहायक नदियाँ, मतलब बाएं तट से कौन कौन मिला नदियाँ? तो बाएं तट जैसे मान लीजिए ये बताया थे, समझाए थे आपको। मान लीजिए कि ये भारत है आपका, क्या है? ये भारत है।
यहाँ पर आपका उत्तराखंड है। गंगा नदी क्या हो रही है, इस तरह से निकल करके इधर से हो करके दोस्तों आपका बंगाली खाड़ी में आकर के गिर जा रही है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका बायां किधर होगा, बायां आपका इधर, इधर आपका दायां होगा ना। इधर मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका मुख किधर, इधर की ओर है, इधर की ओर आपका मुख है। तो दोस्तों क्या है, इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर आपका बायां हो जाएगा। तो वही दोस्तों क्या बोल रहा है कि बाएं तट से कौन कौन नदियाँ मिल रही है इसमें, तो राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। राम गंगा है जो गंगा की दोस्तों पहली सहायक नदी है, याद रखिएगा। दाएं तट से बोल देगा आपको तो यमुना, सोन क्या रहती है, बाएं तट से आपका मिलती है। बंगाली खाड़ी उसके बाद पानी गिरा देती है। अन्य नाम में दोस्तों इसको पद्मा, पद्मा क्या बोलते हैं, तो पद्मा दोस्तों इसको बांग्लादेश में बोलते हैं। जो बांग्लादेशी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको पद्मा बोलते हैं। मेघना क्या कब इसका नाम पड़ता है, तो जब में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का संगम होता है तो वहाँ से एक जो नई धारा निकलती है दोस्तों वो कहलाती है मेघना, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे पंच प्रयाग के बारे में जानते हैं। जिस तरह से हम लोग पंचनद के बारे में जाने उस तरह से हम लोग पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग याद रखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कॉमन है अलकनंदा। अलकनंदा दोस्तों सब प्रयाग में रहेगा, आपका सभी प्रयाग में आपका अलकनंदा रहेगा। इसमें आपको नंद प्रयाग याद रहेगा क्योंकि नंद प्रयाग अलकनंदा है और क्या है, नंदाकिनी के मिलने से बन रहा है। उसके बाद आपको देव प्रयाग हमेशा याद रहता है कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद अब बाकी बच गया कितना, 3 याद रखना। तो 3 कैसे याद रखना देखिए आपको बता देते हैं। तो पहले याद करवाएंगे आपको रुद्र। रुद्र मतलब क्या होता है, क्रोधपूर्ण, मतलब कि क्रोधित जो आपका मतलब चेहरा होता है या कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो बोलते हैं या शिव जी जब क्रोधित होते तो बोलते हैं रुद्र रूप धारण कर लिए है। तो रुद्र रूप धारण कर लिए तो उसका उल्टा क्या होता है, तो मंद होता है, मतलब कि क्या होता है, अपने गुस्सा को शांत करना, मंद। तो दोस्तों हो गया रुद्र को क्या करेंगे हम लोग, मंद करेंगे। जो रुद्र रूप है उसको क्या करेंगे, मंद करेंगे। तो मंद से क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ रहेगा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, रुद्र प्रयाग। उसके बाद दोस्तों क्या है, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण में क्या कीजिएगा, पिंडार। कर्ण का नाम सुने होंगे। तो कर्ण ने क्या किया, पिंडारियों का दोस्तों दमन किया। किसका दमन किया, पिंडारियों का दमन किया। तो कर्ण जहां पर आएगा तो समझिएगा पिंडारी। किसने, कर्ण ने किसको मारा, तो पिंडारी को मारा। तो कर्ण प्रयाग, पिंडारी। तो उम्मीद करते हैं ये चारों याद हो गया होगा। अब विष्णु प्रयाग को दोस्तों याद रखना, बस धौली गंगा। विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु प्रयाग कह रहा है धौली गंगा। तो इस तरह से इसको अभी आप याद रखिएगा क्योंकि इससे कभी कभी प्रश्न आपको देखने के लिए हमेशा एग्जाम में मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों आगे बात करेंगे जो इसकी नदियां हैं, सहायक नदियां इसकी, तो गंगा की, उसके बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले यही है हमारा, हाँ यहीं से शुरू है दोस्तों हमारा। तो क्या है, यमुना। तो यमुना क्या है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस तरह सिंधु का है कौन, चिनाब, उसी तरह से गंगा का है यमुना। तो उद्गम इसका है दोस्तों यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री से दोस्तों निकलती है, वहीं पर एक जगह है बंदरपुर श्रेणी से क्या होता है, यमुना नदी निकलती है। अब बाएं तट से बोलेगा, दाएं तट से बोलेगा। तो बाएं तट दाएं तट से सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदी क्या है दोस्तों, इसकी जो दाएं तट से उसकी सहायक नदी है। याद रखिए चंबल, बेतवा, केन दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो आपका यमुना की सहायक नदी है। याद रखिएगा चंबल, बेतवा, केन इस तरह से। बाएं तट से बोलेगा तो हिंडन, ये रिंद जो है इसको रिहंद बोल रहे हैं दोस्तों। और सेगर, वरुणा दोस्तों क्या है, इसकी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है कौन, तो यमुना। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी नदी किनारे शहर है उसके बारे में बात करेंगे आगे क्योंकि उसको भी हमको पढ़ाना है। आगे है चंबल नदी। तो चंबल नदी क्या है दोस्तों, तो चंबल बताते किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। बताया चंबल, बेतवा, केन, इस तरह से याद रखिएगा। इसका उद्गम क्या है, तो जाना पाव पहाड़ी से दोस्तों, जो कहाँ है, बिंद श्रेणी में पड़ता है, मध्य प्रदेश के एरिया में दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के इटावा में दोस्तों क्या होता है, यमुना नदी में विलीन हो जाती है। मतलब यमुना नदी में दोस्तों अपना पूरा पानी गिरा देती है। ये खड्डों का दोस्तों निर्माण करती है कौन, तो चंबल नदी, ये भी याद रखिएगा। और चंबल पे ही बड़े बड़े दोस्तों क्या बने हैं, आपके नदी घाटी परियोजना मतलब बांध बने हैं। राणा सागर बांध हो गया जिसको महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं, गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर, ये सब चंबल नदी में बना हुआ है। उसके बारे में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे। अब गंडक नदी के बारे में जानते हैं। तो गंडक नदी का जो उद्गम होता है वो नेपाल से होता है दोस्तों। नेपाल में जो हिमालय वाला भाग है वहाँ से गंडक नदी निकलती है। और पटना में दोस्तों, पटना के निकट सोनपुर का नाम सुनेंगे। सोनपुर का मेला जो सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों, यहाँ पर आकर के दोस्तों ये मिल जाती है। याद रखिए गंगा नदी में दोस्तों, तो गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी। अब गंडक नदी पे दोस्तों क्या बना है आपका, तो त्रिवेणी नहर बना है बिहार में, पश्चिमी चंपारण में। गंडक नदी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो नारायणी सदानीरा बोलते हैं। याद रखिएगा, बोलेगा कि नारायणी ना, थोड़ा सा नारायणी जो बोल रहे हैं वो समझिएगा, नारायणी। फिर फदानीरा भी दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, गंडक नदी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, फदानीरा बोलते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे हम लोग घाघरा नदी के बारे में। किसके बारे में, तो घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों क्या होता है, माप, चा, चुंगो, हिमनद से होता है। मतलब कि ये
आपका जो तिब्बती वाला इलाका है वहाँ पर दोस्तों ये घाघरा नदी निकल रही है। अब बिहार में छपरा में दोस्तों क्या होती है, ये संगम करती है किससे, तो गंगा पर दोस्तों। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो तिला, सेती, बेरी और शारदा क्या है दोस्तों, इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी, तो घाघरा की दोस्तों। घाघरा किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे कोसी के बारे में। कोसी जिसे हम लोग बिहार का शोक नदी बोलते हैं, बिहार का दुख भी दोस्तों इसको हम कहते हैं, याद रखिए, क्योंकि ये मार्ग बदलने में जो तो सर्वाधिक क्या है, मतलब प्रिय नदी, इसको मार्ग बदलना बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, किसको, तो कोसी नदी को दोस्तों। तो बिहार का शोक उद्गम बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर पर दोस्तों इसका उद्गम होता है, मतलब नेपाल से होता है। नेपाल में एक जगह है गोसाईथान, तो गोसाईथान से दोस्तों क्या निकलता है, ये आपका कोसी नदी निकलता है। और बिहार के भागलपुर में दोस्तों गंगा में दोस्तों मिल जाता है, वहाँ पर एक जगह है कुर्सेला, कहाँ पर, कुर्सेला दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्ववर्ती नदी है, इसका उदाहरण है दोस्तों ये, और मार्ग बदलने के लिए दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग राम गंगा के बारे में, राम गंगा नदी के बारे में। तो राम गंगा नदी बता दिए, गंगा की पहली सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका उद्गम होता है गढ़वाल की पहाड़ी, गढ़वाल की पहाड़ी जो उत्तराखंड में है वहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। कन्नौज के निकट गंगा में दोस्तों इसका मिलन हो जाता है, कहाँ पर, कन्नौज के निकट। कन्नौज मतलब उत्तर प्रदेश का एरिया है जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश का नजीबाबाद दोस्तों मैदान में प्रवेश करता है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में ये मैदान में प्रवेश करता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे दामोदर के बारे में, जिसको हम बंगाल का शोक कहते हैं। जिस तरह से हमारे बिहार में कोसी है क्या, शोक नदी बिहार का, उसी तरह से बंगाल का शोक क्या है दोस्तों, तो ये आपका दामोदर नदी है। तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार, कहाँ है ये, तो झारखंड में है दोस्तों। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों, क्या होती है, भ्रंश घाटी, मतलब कि पहाड़ों के बीच से दोस्तों होकर के ये बहती है। और याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब कि पूरब की ओर बहने वाली एक ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं दोस्तों डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा, पूरब में बहने वाली। फिर है मुख्य सहायक नदी इसकी बराकर, क्या है, बराकर नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। हुगली में दोस्तों इसका क्या होता है, मिलन हो जाता है हुगली में, तो हुगली नदी में दोस्तों जाकर मिल जाती है। बंगाल का दोस्तों क्या है, इसको शोक कहते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे शारदा सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी को हम लोग शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम है दोस्तों मिलान हिमनद से, नेपाल हिमालय में दोस्तों, मतलब कि नेपाल में ये पड़ता है। अन्य नाम है काली, ऐसी को बोलते हैं दोस्तों चाय, बोलेगा काली नदी किसे कहते हैं, तो शारदा को सरयू को बोलते हैं दोस्तों। भारत नेपाल सीमा पर दोस्तों क्या होता है, ये बहती है, कौन, तो शारदा सरयू के बारे में सुने होंगे। सरयू मतलब यही याद रखिएगा, अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे ही है, पढ़े होंगे अयोध्या। नेपाल में इसका नाम क्या है, गौरी गंगा, कहाँ क्या नाम है इसका, तो गौरी गंगा दोस्तों इसका नाम है। अब आते हैं हम लोग आगे, अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में, नहीं एक बचा हुआ है महानंदा, क्या है महानंदा दोस्तों, याद रखिए महानंदा के बारे में। नहीं तो देखिए ऊपर कुछ और है क्या, ऊपर, हाँ ऊपर है अभी सोन नदी, हाँ सोन नदी बच गया था हमारा। तो सोन नदी है दोस्तों, तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक के पहाड़, अमरकंटक पठार से दोस्तों। अमरकंटक पठार जो कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। तो अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपात का दोस्तों ये निर्माण करती है, कौन, तो सोन नदी। गंगा के दाएं तट की नदी है, गंगा के दाएं तट के बारे में बता दिए थे आपको, कौन कौन है, तो यमुना और सोन के बारे में बता दिया था आपको। ये पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलती है, लेकिन दोस्तों इसका जो निश्चित तौर पर जाकर मिलती है दोस्तों कहाँ, तो दानापुर में आकर के, जो पटना में दानापुर दोस्तों, वहाँ पर आकर के ये दोस्तों मिलती है, कौन, सोन नदी गंगा में, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे महानंदा के बारे में पढ़ते हैं। तो महानंदा जो क्या है, इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग पहाड़ी से, कहाँ से, दार्जिलिंग पहाड़ी से दोस्तों। और ये पश्चिम बंगाल में गंगा में दोस्तों क्या होती है, संगम होता है। हमारे बिहार में दोस्तों ये प्रवेश करती है, निकलती है आपका दार्जिलिंग से, फिर हमारे जो पूर्वी जो हमारा बिहार का जो जिला है वहाँ से दोस्तों प्रवेश करती है, और फिर बिहार से बाहर होकर के जाकर के दोस्तों पश्चिम बंगाल में गंगा से दोस्तों मिल जाती है। बिहार में गंगा से नहीं मिलती है। गंगा के बाएं तट की दोस्तों नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, कौन, महानंदा, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बता दिए थे, कहाँ से निकलता है, तो ये मानसरोवर झील पर दोस्तों निकलती है। ये चेमायुंग डोंग हिमनद जो कैलाश पर्वत श्रेणी में दोस्तों मानसरोवर झील के निकट, वहीं से दोस्तों निकलती है। ये दोस्तों अपवाद क्षेत्र बता दिए, तो अरुणाचल प्रदेश और असम से दोस्तों ये बहती है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ है बाएं तट, जैसे मान लीजिए कि भारत आपका है, ये नक्शा बना दिया है भारत का, ये हो गया आपका हिमालय, क्या हो गया, हिमालय। अब यहाँ पर आपका मान लीजिए तिब्बत है, अब यहाँ पे सिंधु नदी क्या हो रही है, निकल रही है, और यहाँ से प्रवेश करके आपका
ये बंगाल में आकर के बंगाली खाड़ी में गिर जा रही है। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका मुख इधर है, इधर आपका मुख है दोस्तों, तो आपका दायां बायां किधर होगा, तो इधर आपका दोस्तों बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो जो बाएं से आपकी नदियाँ मिल रही है, कौन कौन मिल रही है, तो दिबांग, जिसको सिकांग बोलते हैं, लोहित, बूढ़ी दिहांग या धनश्री, तो इधर किधर से मिल रही है, इधर से आकर मिल रही है। दाएं तट से बोलेगा तो सुवर्णसिरी, कामेग, मानस जो असम में है, और संकोच दोस्तों ये क्या है, तो ये बाएं तट से आकर दाएं तट से आकर के मिल रही है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अन्य नाम है तो तिब्बत में दोस्तों इसको सांगपो बोलते हैं। किसको, तब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोल रहे हैं, तो सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आता है, प्रवेश करता है यांगयाप तरफ है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको देहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देहांग या सियांग बोलते हैं। असल में दोस्तों इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेशी जो लोग होते हैं इसको बोलते हैं जमुना, बोलते हैं गंगा को क्या, पद्मा, तो इसको क्या बोलते हैं, जमुना। ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे हमारा है कि बांग्लादेश नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या है, पद्मा, जो गंगा से आकर मिल जाती है, तभी जाकर क्या कहलाती है, मेघना। क्या कहलाती है, मेघना। और दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के फलस्वरूप दोस्तों क्या बनता है, आपका एक डेल्टा बनता है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, ये याद रखना है आपको, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी ब्रिज के होने के कारण दोस्तों इस डेल्टा का नाम क्या रखा गया है, तो सुंदरबन डेल्टा दोस्तों रखा गया है। इसका अधिकांश भाग आपका बांग्लादेश में है, लेकिन कुछ भाग दोस्तों हमारे पश्चिम बंगाल में भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इसको हम लोग मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैंग्रोव वन भी दोस्तों हम लोग बोलते हैं। इसमें जो वृक्ष होते हैं उसके जो जड़े होते हैं वो पानी में होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, जल में होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है आपसे। अब सुवर्णसिरी नदी है, ये क्या है, तो ये दोस्तों आपका प्रमुख है आपका ब्रह्मपुत्र का। सुवर्णसिरी, मानस, संकोच, ये सब लोहित, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की 5 नदियां हैं। आपको समझ में आ जाएगा जब इसको एक आध दो बार क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा, और जो PDF देखें उसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपका काम हो जाएगा, फिर आपको कोई समस्या दोस्तों नहीं होगा इसमें, ज्योग्राफी में दोस्तों, भारत का जो भूगोल है उसमें। अब उद्गम होता है इसको तिब्बत से क्षेत्र से होता है। अब जो अपवाह क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश और असम में दोस्तों, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, नदी हमारा क्या हो गया, तो खत्म हो गया। कौन, तो ये जो हम लोग पढ़े हैं हिमालय नदी। अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अरब सागर में नदियाँ जो गिरती है, और जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है दोस्तों, और जो अरब सागर नदी में गिरती है, उसमें क्या अंतर है। तो जो महानदी गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियाँ हैं कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे, एक स्कूल में पढ़ाया जाए होगा आपको, प्रार्थना में हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। उसमें नदी का नाम आता है, नदी का नाम आता है, क्या आता है, तो कृष्णा कावेरी। नाम सुने होंगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गए सागर में हुए सब एक है। मतलब कि दोस्तों इसमें जितनी नदी का नाम लिए हम, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो भी नाम लिए, सभी सब क्या होते हैं दोस्तों, ये गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में, और सभी के सभी जो डेल्टा बनाते हैं, सभी के सभी क्या बनाते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा था डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, जब नदियाँ अपने मार्ग से, जिस मार्ग से बहते हुए आती है, तो अपने मार्ग में दोस्तों बहुत सारे जो अवसाद होते हैं, गाद होते हैं दोस्तों, उसको लेकर के आती है। तो नदियाँ क्या करते हैं, जब जो समुद्र हो गया में मिलने वाली होती है, तो वो गाद को दोस्तों न गिरा करके क्या करती है, जहाँ पर मिलन, जो उसका मिलन स्थल होता है समुद्र से, तो वहाँ पर गाद को दोस्तों छोड़ देती है। छोड़ करके दोस्तों वहाँ पर एक आकृति का निर्माण करती है, उसे कहते हैं दोस्तों डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग डेल्टा बोलते हैं। उसी तरह से आपका सुंदरबन डेल्टा देखने के लिए उसको मिलता है, याद रखिएगा। और नर्मदा, तापी और माही, ये सब दोस्तों क्या है, तो ये सब दोस्तों अरब सागर में गिरती है। ये सब दोस्तों याद रखिएगा, ये सब पश्चिम की ओर बहने नदी है। अरब सागर क्योंकि हमारे भारत के पश्चिम में, कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, तो दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और माही, याद रखिएगा। ऐसे एक आप याद रखिएगा, समानता एक शब्द है, क्या है, समानता का नाम सुने होंगे, स मा हो गया, अन्ना हो गया और ता। तो समानता से दोस्तों जितनी नदियाँ बनेगी सब गिरेगी, सब बहेगी पश्चिम की ओर, और सब गिरेगी कहाँ, अरब सागर में। स से क्या हो गया आपका, साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती दोस्तों। तो इतनी नदियाँ, 4 नदियाँ सब पश्चिम की ओर बहती है, और कोई भी डेल्टा दोस्तों नहीं बनाती है। तो क्या बनाती है सर, तो ये दोस्तों एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख, मतलब कि जो भी अपने साथ गाद को, अवसाद को ले जा रही है, वो दोस्तों पूरा का पूरा समुद्र में गिरा देती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। जो नहीं गिरा रही है वो डेल्टा बना रही है, जो गिरा रही है वो एस्चुरी बना रही है दोस्तों। अब बात करते हैं महानदी के बारे में दोस्तों। ये महानदी क्या है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, तो इसका उद्गम दोस्तों सिहावा पहाड़ी, जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, धमतरी के पास। इसकी दाएं तट की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जो दाएं तट की नदियाँ दोस्तों जोक है, ओंक है और तेल है। कभी कभी पूछता आपसे जोक और तेल, तो बहुत बार आपसे
एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए तो मिलेगा आपको कि जोंक और तेल नदियाँ किसी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये महानदी की सहायक नदी है। बाएं तट से बोलेंगे तो शिवनाथ, हंस, मंद और ईब दोस्तों क्या है इसके बाएं तट से, तो ये तीनों याद रखिएगा जो दाएं तट से मिल रहा है, जोंक, ओंक और तेल, ओंग है। अपवाद क्षेत्र इसका है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में दोस्तों बहती है, उड़ीसा का दोस्तों शोक नदी इसको कहते हैं। इसी पर महानदी पर दोस्तों आपका भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ हीराकुंड बांध का नाम सुने होंगे, लंबाई इसका है 851 किलोमीटर, किसकी, तो महानदी के दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे हम लोग बात करें किससे, गोदावरी के बारे में। इसके बारे में गोदावरी, जितनी नदियाँ हैं सब दोस्तों बंगाली खाड़ी में गिरेगी, सब पूरब की ओर बहने वाली है। ये दोस्तों इसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में दोस्तों एक पहाड़ी है, वहीं से दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों निकलती है। ये कौन, ये आपके गोदावरी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ याद रखिएगा, इससे पूछता है प्रश्न आपका, ये गोदावरी का, कावेरी का और कृष्णा का, काहे कि उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रवती, ये जो प्रमुख 5-6 नदियाँ दोस्तों याद रखिएगा। पेनगंगा, बेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की है। वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, सबरी हो गया और इंद्रावती हो गया दोस्तों। इंद्रावती कहाँ है, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखना है आपको। फिर आप बात करते हैं जो दाएं तट के मुख्य नदी हैं, तो ये प्रवरा, मूला, पेड़वागु और मनेर, ये दोस्तों क्या है, ये याद। प्रवरा नदी के बारे में याद रखिए, प्रवरा से भी दोस्तों प्रश्न बहुत बार देखने के लिए मिला है। उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ये लंबाई की दृष्टि से बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ की, जो प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी की सबसे दोस्तों ये लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा। सबसे बड़ी नदी तो कौन है दोस्तों, गोदावरी है। कौन है आपका, गोदावरी। इसका उपनाम दोस्तों इसको बोलते हैं दक्षिण का गंगा। दक्षिण का गंगा बोलेगा तो गोदावरी, लेकिन वहीं पर बोलेगा दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तो हो जाएगा कावेरी। भारत जब शब्द जोड़ देगा तो आपका आंसर बदल जाएगा, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा बोलेगा तो कावेरी, गोदावरी, और दक्षिण भारत का बोलेगा तो कावेरी, याद रखिएगा। ये सदृश प्रपात की रचना दोस्तों करता है कौन, आपका गोदावरी नदी। ये भी ध्यान देना है, कहाँ से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक से, महाराष्ट्र दोस्तों निकलता है। पेनगंगा, वेनगंगा, प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, वर्धा दोस्तों क्या है, तो इसकी सहायक नदी है। 2-3 बार बोलिएगा, पढ़िएगा, दिमाग शांत करके, आपको याद हो जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं कृष्णा, तो कृष्णा नदी क्या है, तो ये दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। कहाँ की, प्रायद्वीपीय भारत की, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसकी लंबाई कितना है, 1401 किलोमीटर है दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ है, तो पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट जो बताए थे कल पढ़ा रहे थे आपका पहला पार्ट में हम, तो ये आपका पश्चिमी घाट, ये क्या होगा दोस्तों, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट मतलब पहाड़ी जो इलाका है दोस्तों वो, तो वहाँ से निकलता है दोस्तों, कहाँ से, तो ये महाराष्ट्र में एक पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पहाड़ी है, तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलता है कौन, कृष्णा नदी आपका, याद रखिएगा। महाराष्ट्र से भी निकल रहा है आपका गोदावरी, लेकिन वो कौन पहाड़ी, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, याद रखिएगा। दाएं तट से कौन नदियाँ मिल रही है इसमें, तो कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, वहाँ पेनगंगा बेनगंगा है, यहाँ क्या है, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा का नाम सुने होंगे। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य पढ़े होंगे तो वहाँ तुंगभद्रा नदी के बारे में सुने होंगे, जो कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। बाएं तट से बोलेंगे तो भीमा, मूसी और मुनेरू, वहाँ क्या है, मनेर है, यहाँ पर क्या है, मुनेरू है, याद रखिएगा। तो घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना याद रखिएगा, तुंगभद्रा याद रखिएगा, और भीमा, मूसी दोस्तों क्या है आपका, ये आपका कृष्ण नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग आगे, अब आगे आते हैं हम लोग। नदी में कोई भी फैक्ट दोस्तों आपको नहीं छोड़ेंगे जो आपको क्या करें, परेशान करें, ताकि आपको हम, ये बिहार पुलिस का एग्जाम तो है ही, लेकिन बाद में आपको यहीं पर नहीं ठहरना है ना, आगे ही बढ़ना है, तो बाद में दोस्तों आपको काम आएगा। जब भी आपको क्यूक रिवीजन करना होगा तो दोस्तों हमारे यूट्यूब पर आकर के रिवीजन क्यूक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं कावेरी के बारे में, कावेरी नदी के बारे में, जिसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो क्या है दोस्तों, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कहाँ से निकलता है, कर्नाटक से निकलता है कौन, कावेरी। बाएं तट से बात करेंगे कौन कौन नदियाँ मिल रहा है, और अपवाद क्षेत्र से दोस्तों केरल में कहाँ कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से गुजरती है, तो केरल आपका, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी से दोस्तों क्या होती है, ये आपका कावेरी नदी दोस्तों बहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो कावेरी नदी जल विवाद के बारे में सुने होंगे, किसके बीच में है, तो दोस्तों आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चलता है, इसको लेकर विवाद दोस्तों, याद रखना है आपको। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में रखिएगा, जो बाएं तट से मिल रहा है हेमवती, शिमसा और अर्कावती। इंद्रावती अभी गोदावरी की, याद रखिएगा, ये हेमवती है। दाएं तट से बोलेगा तो इसकी काबिनी, भवानी और अमरावती, याद रखिएगा। इसी पर दोस्तों जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी पर क्या है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर दोस्तों क्या इसकी लंबाई है, ये भी आपको ध्यान देना है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे आते हैं। उम्मीद करते हैं कितना बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम और आगे और बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, ये भी अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक जो पहाड़ी है वहीं से निकलता है। अमरकंटक से नदी और बताए थे कौन, तो सोन नदी दोस्तों। सोन नदी जो क्या
जो हमारे बिहार में ही आकर प्रवेश करती है। गंगा की जो सहायक नदी है, याद रखिएगा, जो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से तो ही निकलती है, याद रखना है आपको। और ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको बता दिए थे कि जो दो पर्वतों के बीच में, मान लीजिए कि इधर आपका क्या है, पर्वत है, और इधर क्या है आपका, पर्वत है, मतलब पहाड़ी, और यहाँ पर जब दो नदियाँ बह रही है दोस्तों, इसी को बोलते हैं लोग भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से कौन होकर बह रही है, तो नर्मदा नदी दोस्तों। वहीं पर आपको बताया था दामोदर के बारे में, दामोदर नदी भी क्या होती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी ध्यान रखना है। और जो ये नर्मदा नदी है, ये किधर की ओर बहती है दोस्तों, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ की ओर बढ़ती है, तो पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम भारत की ओर, मतलब अरब सागर में आकर गिरती है, ये भी ध्यान देना आपको। और ये ज्वारद मुख दोस्तों एस्टूरी का निर्माण करती है, मतलब जितने अपने पास जो भी गाद लेकर जाती है, पूरा का पूरा अरब सागर में दोस्तों गिराती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर ही है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे है कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। हम लोग बात कर चुके हैं। समानता के बारे में याद रखिएगा, समानता शब्द आपको जीवन भर काम देगा। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और कौन है आपका एक, नर्मदा, ताप्ती हो गया, माही, कौन हो गया, माही, माफ कीजिएगा, माही भूल गए थे हम लोग। लंबाई है 1312 किलोमीटर। अरब सागर में गिरने वाली दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में सबसे लंबी नदी बोलेगा गिरने वाली, तो ये दोस्तों कौन है, नर्मदा है, याद रखिएगा। कैसे कैसे प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों हो जाएगा आपका गोदावरी। लेकिन अगर बोल देगा कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी, तो कौन हो जाएगा, नर्मदा, याद रखिएगा। नर्मदा के बारे में इतनी सारी फैक्ट याद रखना, आपको भूलना नहीं है। अब आते हैं हम लोग तापी के बारे में बात करते हैं, तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी का दोस्तों उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में, मुल्ताई से दोस्तों निकलता है। कभी कभी देता है अमरकंटक, तो अमरकंटक दोस्तों ये नहीं निकलता, अमरकंटक पर दो ही नदियाँ निकलती है, आपका सोन नदी और आपका ये नर्मदा नदी दोस्तों। अमरकंटक इसके बारे में देता है, इसके बारे में देता है, महानदी है ना, उसके बारे में देता है। तो महानदी दोस्तों आपका निकलते नहीं अमरकंटक से, याद रखिएगा। अफवाह क्षेत्र महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश और गुजरात से दोस्तों बढ़ती है। लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर। ये भी दोस्तों क्या करती है, ज्वारद मुख का निर्माण करती है, मतलब कि दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, और ये अपने पास जो भी ले जाती है अब गाद को पूरा का पूरा गिराती है अरब सागर में, और पश्चिम के दोस्त और बहती है और अरब सागर में गिरती है, पूरा का पूरा पानी गिराती है। अब बात करते हैं जो नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर है। जैसे गंगा नदी के किनारे बात करेंगे तो गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना। ये तो आपको कम ही दिया है। हमारे बिहार में जो 12 जिले हैं दोस्तों, जो क्या हैं, तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, याद रखिएगा 12 जिले। कितने, तो 12 जिले हैं दोस्तों जो हमारे गंगा नदी के किनारे क्या हैं दोस्तों, बसे हुए हैं। ये 12 नदी कभी कभी प्रश्न पूछता है, बिहार से पढ़िएगा तो वहाँ आपको हम बताएंगे। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है हमारे बिहार में, तो बक्सर से दोस्तों प्रवेश करती है, ये भी ध्यान देना है, और कटिहार से बाहर निकल जाती है। यमुना के बारे में बात करें तो यमुना में नई दिल्ली आपको पता ही है। गंगा, आगरा के बारे में पता है, मथुरा और इटावा दोस्तों ये यमुना के किनारे है। कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा, विजयवाड़ा के बारे में सुने होंगे, आंध्र प्रदेश। मूसी नदी हैदराबाद, मूसी नदी क्या है दोस्तों, हैदराबाद, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे है कि गोदावरी, गोदावरी आपका नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी। रामगंगा दोस्तों बरेली, राप्ती आपका गोरखपुर, सरयू बता दिए थे अयोध्या, गोमती हो गया लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, सिंधु हो गया आपका लेह वो सिंधु नदी के किनारे है, झेलम हो गया श्रीनगर किनारे, बता दिए थे, हम पढ़ाए थे जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ाए थे। तो फतलज हो गया लुधियाना नदी के किनारे, मतलब कि लुधियाना है फतलज नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे कौन कौन है, तो अहमदाबाद का नाम सुने, गांधीनगर का नाम सुने, तो गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है। ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन है, तो सूरत, बैतूल। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन है, तो जमशेदपुर का नाम सुने होंगे, टाटा जी का नाम सुने थे ना, टाटा जमशेद, टाटा जी जमशेद। महानदी के किनारे तो आपका कटक, चंबल नदी के किनारे आपका कोटा, कोटा वही राजस्थान वाला। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, मध्य प्रदेश वाला। नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर, जबलपुर धुआंधार जलप्रपात बताएं अभी। अब आते हैं आगे, हम लोग भारत के जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रमुख जलप्रपात है, जो आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न इससे आता है। तो कौन कौन से भाई देख लेते हैं। शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम में तो सारावती क्या है, शरावती नदी का नाम सुने होंगे, तो बोलेगा शरावती नदी जो है उस पर कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्रम। कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, कहाँ है, तो कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात का नाम सुने होंगे, कहाँ है,
तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में, अभी हम बताया था आपको। दूध सागर बोलेगा तो मांडवी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है दोस्तों। गोवा क्या है तो मांडवी नदी किनारे ही आपका बसा हुआ है दोस्तों। कपिलधारा दूधधारा दोस्तों नर्मदा मध्य प्रदेश में, कपिलधारा दूधधारा जलप्रपात नर्मदा नदी किनारे मध्य प्रदेश में है। चुलिया जलप्रपात चंबल, देखिए च यहाँ भी, च यहाँ भी, कहाँ है राजस्थान में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है दोस्तों, झारखंड राज्य में। कहाँ है, झारखंड राज्य में। इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको याद हो जाए, ये ऑप्शन छाट सकें। ये नहीं बोलें कि आप रट्टा मार लीजिए, अगर आपके पास समय है तो रट लीजिए, नहीं तो दोस्तों एक बार एकदम दिमाग ला के एकदम इस दिमाग को स्थिर करके दोस्तों इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा, आपके दिमाग में दोस्तों बैठ जाएगा। फिर जब भी ऑप्शन आएगा तो आप छाट लीजिएगा। चित्रकूट इंद्रावती नदी के किनारे है आपका, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, जो बस्तर जिला में पड़ता है। जो गढ़सोप्पा शरावती नदी के किनारे है दोस्तों, कर्नाटक में है दोस्तों। कुंचिकल जो वराई नदी के किनारे है दोस्तों, जो कर्नाटक में शिमोगा में पड़ता है। कहाँ पर, शिमोगा में। अब आते हैं भारत की प्रमुख झील के बारे में। बहुत सारे झील का नाम जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे। जैसे वेमनाथ झील, अष्टमुदी झील दोस्तों केरल में आपका, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। बेल्लूर झील दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर है। बेल्लूर नहीं है, बुल्लर झील जो भारत सबसे मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील जो क्या है दोस्तों, सबसे खारे पानी की झील है भारत की। पुष्कर झील वो है राजस्थान में आपका। सांभर झील राजस्थान में ही है। लोकटक आपका मणिपुर में दोस्तों। यहीं पर क्या है आपका तैरता हुआ आपका जो नेशनल पार्क है दोस्तों, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। केवला नाम झाऊ का नाम सुने होंगे। कोल्लेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वहाँ पर पड़ता है पुलिकट झील, याद रखिएगा। पेरियार तो आपका केरल में है, याद रखिएगा। चिल्का आपका उड़ीसा बता दिए। डिंडवाना झील आपका राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा टॉपिक क्या है कि झील ही है, बाकी क्या तो झील नहीं, हमारा क्या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में सुने होंगे, नर्मदा नदी पर कहाँ है, गुजरात में दोस्तों। भाखड़ा नंगल के बारे में सुने होंगे, फसली नदी पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात अभी सुने, हम बता दिए, कावेरी नदी पर है दोस्तों आपका, तो कर्नाटक में। ये जल विद्युत परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध के बारे में सुने होंगे, तो नागार्जुन परियोजना है किस नदी पर है दोस्तों आपका, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी पर है, उड़ीसा में है। राज्य भी याद रखना है, क्योंकि राज्य कभी कभी पूछता है आपसे किस राज्य में है। आते हैं इडुक्की परियोजना, जो पेरियार नदी पर है दोस्तों, केरल में आपका है। मयूराक्षी परियोजना दोस्तों मयूराक्षी नदी पर है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना दोस्तों, जो गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद आपका है रिहंद दोस्तों, जो रिहंद नदी पर ही है, रिहंद परियोजना। और उत्तर प्रदेश में टिहरी परियोजना के बारे में, भागीरथी नदी पर दोस्तों आपका, ये उत्तराखंड में है। चंबल परियोजना दोस्तों, जो चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोस्तों, ये यहाँ पर आपका पड़ता है चंबल नदी। चंबल नदी बोल दे, चंबल नदी। इसके बाद और दोस्तों बता देते हैं कि राणा प्रताप सागर, महात्मा गांधी या गांधी सागर बांध हो गया, और एक जवाहर सागर बांध हो गया दोस्तों। बोलेगा तो सब कहाँ है, तो चंबल नदी पर। कहाँ है, चंबल नदी पर, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, मतलब क्या मानसून के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमारे भारत की मानसून कैसी है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे भारत के दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं दक्षिण पश्चिम, मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत में। दक्षिण जो मानसून है दोस्तों, वहाँ की जो क्या होता है, दो मानसून के जो प्रवेश करता है, वहाँ से दो धाराएं दोस्तों प्रवेश करती है, एक अरब सागर से, एक आपका बंगाल की खाड़ी से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है दोस्तों, वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून के प्रथम सप्ताह में दोस्तों केरल में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, तो केरल में दोस्तों प्रवेश करती है। तो देखिए 1 जून में क्या करता है, केरल को दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ करता है। इसकी 2 शाखाएं होती है, 2 शाखा में क्या विभाजन होता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। अगर बोले कि बिहार में कौन शाखा से बारिश होता है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होता है। वर्षा जून से सितंबर तक दोस्तों देखने के लिए आपको मिलेगा। और भारत में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों 80% जो होता है आपका, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। और हिंद महासागर से दोस्तों आर्द्रता ये ग्रहण करती है। कहाँ से ग्रहण करती है, हिंद महासागर से ग्रहण करती है। बाकी जो 20% वर्षा जो होती है दोस्तों, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है आपका। और जो उत्तर पूर्व जो लौटता मानसून इसको बोलते हैं, लौटता मानसून, उससे दोस्तों बारिश होता है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। जिसको हम लोग उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं, उसी को हम लोग लौटता मानसून के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया आपका उत्तर पूर्व मानसून। तो बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों क्या करता है, जल ग्रहण करता है, इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्व मानसून को जब प्रवेश करता है उसको दक्षिण पर, जैसे मान लीजिए ये भारत हमारा क्या है, ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग है वहाँ पर। अब यहाँ से क्या कर रहा है दोस्तों, ये टकरा रहा है कहाँ पर, केरल में। आपको पता है कि पूरा क्या है, पश्चिमी घाट है दोस्तों। पश्चिमी घाट इसको हम लोग फादरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक बारिश करता है। अब जब यहाँ पर पहाड़ है दोस्तों, क्या है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर क्या पहाड़ है,
तो पहाड़ की तरफ टकराया, यहाँ पर टकरा रहा है, तो इधर बारिश होगा, किधर बारिश होगा, तो इधर बारिश होगा, तो इधर तो बारिश होगा नहीं। तो देखिएगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब हमारे भारत में प्रवेश करता है तो दोस्तों जून में तो क्या होता है, जून में दोस्तों आपको बारिश होना शुरू होता है। तो तमिलनाडु में दोस्तों बारिश कब होता है, तमिलनाडु में दोस्तों बारिश होता है आपका ठंडा के समय में। कब होता है, ठंड में। कभी कभी प्रश्न होता है कि ठंड के समय, जाड़े के समय दोस्तों बारिश कहाँ होता है, तमिलनाडु में दोस्तों अधिक बारिश होता है जाड़े के समय में, वो लौटता मानसून के कारण होता है। इस समय दोस्तों क्या होता है, तमिलनाडु में वृष्टि छाया होता है। क्या होता है, वृष्टि छाया। अब ये बात है कि सर वृष्टि छाया क्या होता है, तो वृष्टि छाया का मतलब होता है कि क्या होता है कि एक तरफ बारिश हो रहा और दूसरी तरफ क्या दोस्तों बारिश नहीं हो रहा, पहाड़ के कारण, किसी कारण पर्वत पहाड़ के कारण दोस्तों बारिश दूसरे साइड नहीं हो रहा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वृष्टि छाया कहते हैं। तो तमिलनाडु में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब प्रवेश करता है दोस्तों उस समय वृष्टि छाया का समय रहता है। तो नवंबर में दोस्तों क्या होता है, तमिलनाडु में दोस्तों वर्षा होता है। तो कभी कभी पूछता है कि ठंडा में बारिश कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। आगे हम लोग बात करते हैं आम पकने में सहायक कौन है, तो आम्र वर्षा के बारे में बात करते हैं। आम्र वर्षा क्या होता है, तो जो आम्र वर्षा होता है दोस्तों ये क्या होता है, तो ये आम पकने में सहायक होता है। ये मानसून पूर्व वर्षा होता है, मतलब मानसून के प्रवेश करने से पहले जो बारिश होती है दोस्तों उसी को हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। और ये कर्नाटक केरल में होता है, इसी को हम लोग मैंगो सावर भी बोलते हैं। बोलेगा मैंगो सावर कहाँ होता है, तो दोस्तों ये कर्नाटक और केरल में होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अब आते हैं आगे हम लोग बात करते हैं। तो शीतकालीन वर्षा बता दिया। शीतकालीन वर्षा तो ठंडे में दो तरीके से बारिश होता है हमारे भारत में। एक होता है भूमध्य सागर से जो पानी जो आर्द्रता उठती है, और जो हमारा भारत का जो ऊपर वाला भाग है मतलब कि पश्चिमोत्तर भारत, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर, राजस्थान का इलाका, पंजाब का इलाका दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है जो बारिश होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। याद रखिएगा, बोले है कि ठंडे में जो बारिश होता है किसके कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से पानी कहाँ से आ रहा है, तो भूमध्य सागर से पानी हो रहा है दोस्तों, पानी उठ रहा है, और उत्तर पश्चिम भारत में होता है। कहाँ पर होता है शीतकालीन वर्षा, उत्तर पश्चिम भारत में। और दक्षिण भारत में ये बताया आपको लौटता मानसून से दोस्तों आपका ठंडे में बारिश होता है, ये भी ध्यान रखिएगा शीतकालीन वर्षा के बारे में। अब आते हैं हम लोग आगे। ये पश्चिमी विक्षोभ भूलिएगा नहीं, दिमाग में डाले रहिएगा, पश्चिमी विक्षोभ बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है। अब आते हैं हम लोग काल बैसाखी के बारे में जानते हैं। काल बैसाखी, तो ये क्या है काल बैसाखी, तो बैसाख के महीने में असम पश्चिम बंगाल में चलने वाली दोस्तों वर्षायुक्त पवनें हैं। क्या होती है, वर्षायुक्त पवनें, जिसको हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों जो चाय पटसन चावल के लिए दोस्तों लाभदायक होता है, चाय के लिए, पटसन के लिए, और जो चावल होता है उसके लिए लाभदायक, क्योंकि आपको पता है कि चावल के लिए दोस्तों पानी अत्यधिक चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों कौन फसल है, तो खरीफ फसल है। कौन फसल है दोस्तों, ये चावल आपका खरीफ फसल है दोस्तों, जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में उसको काटा जाता है। असम में इसे दोस्तों बारदोली छिड़ा कहा जाता है। इसको तो काल बैसाखी को हम लोग असम में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलेगा। तो कहाँ चलता है ये हवा, दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल में तो नॉर्थ वेस्टर भी चलता है, क्या चलता है आपका, नॉर्थ वेस्टर भी पश्चिम बंगाल में ही चलता है, याद रखिएगा ये। अब बात करते हैं लू। तो लू क्या है, तो गर्मी के समय में क्या होता है, शुष्क एवं गर्म पीड़ादायक हवा होता है दोस्तों। अगर नहीं बोलते हैं कि लू मार दिया इसको, ये कर दिया है, तो उत्तर मैदान में दोस्तों पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली दोस्तों पवने, बिहार में चलता है गर्म हवाएं, दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता दोस्तों क्या करता है, इससे अधिक हो जाता है लू चलने पर दोस्तों, तब तापमान अधिक होता है। तो ये दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। फूलों वाली बौछार, तो केरल के निकटवर्ती कहवा के उत्पादन उसमें क्या होता है, ये सहायक होता है। कहवा के फूल खिलने में तो सहायक होता है। कौन आपका, ये कहवा मतलब कॉफ़ी दोस्तों, याद रखिएगा। ये फूलों वाली बौछार कहाँ पर, तो केरल में दोस्तों। अब आते हैं आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हमारा है किसके बारे में, आगे है हमारा मिट्टी। क्या है, मिट्टी। तो कुछ मिट्टी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो काली मिट्टी के बारे में जानते होंगे। काली मिट्टी के बारे में अगर बोले यार काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों होता है। किससे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से, बेसाल्ट जो है लावा के अपक्षय के अपरदन से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसको अन्य नाम है रेगुड़, इसी को कपासी मिट्टी कहते हैं, या इसी को दोस्तों ट्रॉपिकल चेरनोजम कहते हैं। चेरनोजम बोलेगा दोस्तों काली मिट्टी को ही कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी भी हम लोग काली मिट्टी को ही कहते हैं। यह स्वतः जोताई वाली मिट्टी है। क्या दोस्तों, इसको जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखते होंगे गर्मी पड़ता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है दोस्तों, किसमें, तो काली मिट्टी में देखते होंगे। तो क्या है, स्वतः जोताई वाली मिट्टी है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको ये, ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र वाला इलाका, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, यहाँ पर दोस्तों इसको देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है, तो कपास होता है दोस्तों, इसलिए उसको बोलते हैं कपासी मिट्टी। किसको, काली मिट्टी को। इसमें अधिकता किसकी होती है, तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट दोस्तों इसकी अधिकता होती है। अब कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैविक पदार्थों की दोस्तों कमी होती है, क्योंकि ये दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है। तो जितने भी जैविक चीज़ें सब दोस्तों जल जाती है, क्या होती है, जल जाती है। तो इसलिए
जलने के बाद कोई चीज़ क्या होता है, काली हो जाती है, तो इसलिए तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। लेटराइट मिट्टी ये क्या है दोस्तों, तो इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निस्खलन से होता है। ये दोस्तों कम उर्वरता होता है दोस्तों, क्या होता है, ये कम उर्वर मिट्टी होता है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में देखा जाता है दोस्तों। इसमें अधिकता लौ ऑक्साइड की होती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की, लौ और एल्युमिनियम ऑक्साइड की दोस्तों इसमें अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोट, कैल्शियम के दोस्तों और जैव पदार्थ की दोस्तों कमी होती है, किसमें, लेटेराइट मिट्टी में दोस्तों। इसका निर्माण ईंट निर्माण में भी किया जाता है, किसका, लेटेराइट का। आप बात करते हैं जलोढ़ या दोमट मिट्टी का, तो जलोढ़ दोमट मिट्टी क्या होता है, जो नदियों द्वारा मिट्टी बह करके आती है, इसके बारे में बता देती है। 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगरजोली मिट्टी। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से दोस्तों इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार हमारे भारत पर सबसे ज़्यादा 40% इलाके में दोस्तों यही देखने के लिए मिलेगा, जो आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब जो इलाका देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब जहाँ पर नदियाँ दोस्तों बह रही है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये उत्तरी मैदान एवं भारत की नदी घाटियों पर दोस्तों इसका निर्माण हुआ। नदी घाटियों में कमी दोस्तों इसमें फास्फोरस की होती है, अधिकता उसकी पोटास की होती है। पोटास की अधिकता है और फास्फोरस की इसमें कमी है। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, तो लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं। लाल मिट्टी इसको हम लोग पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दोस्तों जो इसको हम लोग जल योजित होने पर दोस्तों ये पीली हो जाती है, मतलब जल ज़्यादा हो जाएगा लाल मिट्टी में दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये इसका रंग पीला हो जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ, मतलब कहाँ ये पाया जाएगा आपको, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिण भाग में दोस्तों जो आपको ये लाल मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। इसके महीन कण वाली समानता उर्वर भूमि है। क्या ये महीन कण वाली उर्वर भूमि होती है दोस्तों। इसमें कमी आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की दोस्तों होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हमारे भारत में वनस्पतियाँ भी है, तो भारत में वन के प्रकार है। तो आप देखते होंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसको हम लोग अर्ध सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति, इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से, वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ पर होगा, तो पश्चिमी घाट जो आपका बताएं कि जहाँ पर मानसून प्रवेश करता है, महाराष्ट्र वाला, केरल वाला इलाका हो गया, कर्नाटक वाला इलाका, वहाँ ज़्यादा बारिश होता है, तो वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्व क्षेत्र जो असम वाला है, पूर्वोत्तर भारत हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये क्या होता है, सदाबहार वन देखने के लिए मिलता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो रोजवुड, महोगनी, एनी, एविनी और आदि दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट हो गया, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है। आपको पता है कि पश्चिमी घाट में ज़्यादा वर्षा होता है, अंडमान निकोबार इलाका में ज़्यादा वर्षा होता है, और उत्तर पूर्व में दोस्तों जो मेघालय वाला इलाका है, पता है ज़्यादा वर्षा होता है, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको हम लोग मानसूनी वन कहते हैं। हमारे भारत में ज़्यादातर दोस्तों आपको यही देखने के लिए मिलता है, कौन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर दोस्तों होती है। ये 2 प्रकार की होती है, आर्द्र पर्णपाती, जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होगी उसको कहेंगे आर्द्र पर्णपाती। ये आपको उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपाद जो इसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, उड़ीसा में दोस्तों ये सब आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर वर्षा दोस्तों थोड़ा ज़्यादा हो रही है। प्रमुख वृक्ष है यहाँ पर सागवान, साल, शीशम, महुआ और आंवला। शुष्क पर्णपाती वन, क्या, शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ पर वर्षा दोस्तों कम होती है, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों। क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो आपका तेंदू पत्ता का नाम सुने होंगे, जिससे आपका बनता है क्या, बीड़ी बनता है, पलाश, बेल, खैर, ये सब दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दोस्तों, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो कहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगी, तो दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का जो कुछ इलाका है वहाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है वहाँ पर दोस्तों कभी वर्षा कम होता है, तो वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा वृक्ष मिलेगा आपको, तब बबूल, जिसमें कांटा होगा, बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, ये खेजड़ी, पलाश दोस्तों यहाँ देखने के लिए मिलेगा। फिर पर्वतीय वन, जहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों आपको पर्वतीय वन देखने के लिए मिलेगा। तो पर्वत कहाँ कहाँ है, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भारत में कुछ पर्वत है वहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसमें कौन कौन सा या जो होता है, तो सोलास, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी में पाए जाने वाले वन, ये सब दोस्तों पर्वतीय वन हो गया। बेलांचल व अनूप वन दोस्तों, जहाँ पर इसका विस्तार 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हमारे भारत में है। और ये आर्द्र भूमि क्षेत्र दोस्तों, जहाँ पर भूमि क्या हो, आर्द्र हो, जहाँ पर क्या हो, भूमि, आर्द्र भूमि का नाम सुनेंगे दोस्तों, यहाँ की भूमि क्या हो, नमी हो, उसमें नमी हो,
डेल्टाई क्षेत्र में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है ये वनांचल या अनुभूमि। अब कुछ जनजाति के बारे में बात करते हैं। हमारे भारत में कुछ जनजातियाँ जो उसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, तो थारू, राजी, खरवाड़, बुक्सा और भोटिया। भोटिया है, भोटिया आपको सिक्किम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सिक्किम में। तो भोटिया, तो जो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में मिल रहा है वही आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड क्योंकि निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश में, कुछ कुछ अलग होगा लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार में आपका असुर, बुरहोर, खरिया, कोरबा दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। झारखंड में आपका दोस्तों उराव हो, बिरहोर, खारवाड़, असुर, बैगा, भूमिज, गोंड, कोरबा देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपको कोरबा, कमार, सहारिया, बैगा, बिरहोर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे है हमारा राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों मीना याद रखिएगा, मीना, भील, सहारिया, गड़सिया, दामोह, आपका पटेलिया या मंगा नियर, क्या है, मंगा नियर दोस्तों। उत्तराखंड में बात करें तो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी, ये आपको याद रखिए। अभी उत्तराखंड ने बता दिया तो उत्तर प्रदेश में बना है। तमिलनाडु में दोस्तों आपका कोटा, यूलर, पनियल, टोडा। उड़ीसा में दोस्तों विरहोर, जुआंग, बोडो, खरिया दोस्तों। कर्नाटक में आपको कुरुबा, कोरांगा, जेनु। गुजरात में सिदिया, कोतवालिया, कोनगा। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों टोटो हो गया, लोधा हो गया, बिरहोर हो गया। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार का, राजस्थान का दोस्तों याद रखिएगा। और एक आपका जम्मू कश्मीर, गुर्जर, बकरवाल, ये दोस्तों याद रखिएगा। ये सभी आपको नहीं पूछते हैं। झारखंड का जो जनजाति वहाँ से पूछ जाता है आपका। तमिलनाडु में जो है वो पूछ देगा आपको। टोडा जनजाति उसके बारे में पूछ जाता है। जो अंडमान निकोबार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैम्पन, जाड़वा, सेंटली, ओंगे, ग्रेट अंडमान, तो ये क्या है दोस्तों, इससे आपके प्रश्न हमेशा पूछते हैं। ये जो जनजाति है दोस्तों इसको लेकर के हम एक 10 मिनट का वीडियो बनाए अपने चैनल पर, हमारा अपलोड है 50 VVI टॉपिक में, जाकर वहाँ देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भारत की प्रमुख जनजातियों का निवास क्षेत्र, जैसे भील हो गया, गोंड हो गया, गद्दी हो गया, संताल हो गया, मुंडा हो गया, कोरबा हो गया, कोल हो गया। तो ये दोस्तों एक राज्य में नहीं देखने के लिए मिलते, हर एक राज्य में दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चलते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कृषि के बारे में, तथ्य बारे में। तो भारत का विभाजन के फलस्वरूप 20% जो 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र दोस्तों हमारे भारत में मिश्रित कृषि, जो कृषि पशुपालन साथ में करते हैं। अगर कभी कभी प्रश्न पूछ जाएगा कि मिश्रित कृषि क्या है, तो दोस्तों क्या होता है, जिसमें कृषि के साथ पशुपालन क्या आता है। अंतर फसली खेती क्या है, तो एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल को उगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतर फसली दोस्तों कहते हैं। एंग मार्क दोस्तों क्या है, तो कृषि उत्पाद में गुणवत्ता का प्रमाण। कृषि उत्पादन में दोस्तों क्या होता है, गुणवत्ता का हम लोग प्रमाण है, तो उसको क्या कहेंगे, एंग मार्क। तो अंतर फसली याद रखिएगा। मिश्रित और भारत का विभाजन के फलस्वरूप कितने पारिस्थितिक क्षेत्र है हमारे भारत में, कृषि क्षेत्र, वो याद रखिएगा। और बाकी आपको पता है कि हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें उगती है। मौसमी फसलें होती है, खरीफ, रबी और जायद। उसमें देगा आपको छांटने के लिए कि कौन रबी है, कौन खरीफ है, कौन जायद है। तो गर्मी में जो होता है दोस्तों वो जायद होता है, जैसे सब्जी हो गया बहुत सारा, ककड़ी, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, आम हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, सब जायद फसलें हैं। रबी फसल है दोस्तों जिसमें क्या होता है, दो शब्द के अक्षर होंगे, वो क्या होंगे, रबी फसल होंगे। क्योंकि रबी में क्या दोस्तों 2 शब्द है, क्या है, 2। अधिकांश बता रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं कि 100% आपका सब होगा, लेकिन अधिकांश जब कन्फ्यूज हो जाएगा तो जैसे गेहूँ हो गया आपका, वो हो जाएगा आपका, चना हो गया, ये सब दोस्तों याद रखिएगा क्या है आपका, रबी फसल है। या नहीं याद रहेगा तो ठंडा में जो फसल देखने के लिए मिलता है आपको, वो समझिएगा क्या है आपका, रबी फसल है। जो गर्म में जो आपका बरसात में जो हो रहा है दोस्तों, वो क्या है, खरीफ फसल है। जैसे आपका चावल होता है, जैसे तो आपको ज़्यादा छाटने देगा, यही देगा कि चावल और गेहूँ दे देगा। चावल हो गया आपका, कपास हो गया, तिलहन हो गया, सब दोस्तों क्या है आपका, तो आपका ये सब दोस्तों खरीफ फसल है, याद रखिएगा। अब आते हैं आगे है हमारा, 1 मिनट भाई, थोड़ा आगे हम बात करेंगे भारत में झूम कृषि क्षेत्रीय नाम। झूम खेती के बारे में पहले समझ लीजिए, झूम खेती क्या होता है। झूम खेती मतलब कि नाच गा के झूम खेती नहीं होता दोस्तों। झूम खेती क्या होता है कि जो आदिवासी समाज के लोग थे दोस्तों, वो जो जंगल में निवास करते थे, वो क्या करते थे कि जंगल के कुछ भाग को काट करके वहाँ पर उसको जला करके, साफ सफाई करके उसको जला करके दोस्तों वहाँ पर खेती करते थे। कुछ समय तक वहाँ खेती किए। खेती करने के बाद देखे कि यहाँ की भूमि क्या हो गई दोस्तों, अनउर्वर हो गई, मतलब यहाँ उपजाऊ दोस्तों, उत्पादन कम हो रहा है। तो फिर दूसरी जगह पर जाकर वही प्रक्रिया को अपनाएं, इसी को दोस्तों कहते हैं हम लोग झूम खेती। तो भारत में दोस्तों झूम खेती को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे झूम खेती कहाँ बोलते हैं, तो उत्तर पूर्व भारत, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड में हो गया दोस्तों, झूम बोलते हैं। ये पामलू बोलते हैं दोस्तों हम लोग मणिपुर में। झूम खेती को ही अलग अलग नामों से जानते हैं, पामलू विश्व स्तर पर भी और हम लोग भारत में।
दीपा कहाँ बोलेंगे हम लोग, तो छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार दोस्तों, वहाँ पर दीपा बोलता है। बेवर या दहिया कहाँ बोलेंगे, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, हमेशा इससे प्रश्न आता है, बिलान करने में दे देगा आपको, नहीं तो एक एक प्रश्न पूछ देगा आपसे। बेवर या दहिया कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। पोडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में है। पामा डाबी या कोमान या बारीगा दोस्तों उड़ीसा में है। कुमारी दोस्तों पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं, तो कुमारी बोलते हैं। वालारा व वालतरे दोस्तों ये पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में बोलते हैं। खील दोस्तों आपका हिमालय क्षेत्र में है। कुरुआ, कुरुआ दोस्तों क्या है, झारखंड में है। ये जो सिंगल सिंगल इसको याद रखिएगा, जैसे बेवर हो गया आपका, पेडू या पेंडा हो गया, कुमारी हो गया, खील हो गया, ये सब याद रखिएगा। एक बार देखिएगा ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। कुरुआ कहाँ है, तो ये आपका झारखंड का है। कुमारी पश्चिमी घाट का है। अब देखिए विश्व स्तर पर जो झूम खेती होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो विश्व स्तर पर होता है उसका नाम क्या है, तो मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको, अब मध्य एशिया, मध्य अमेरिका में। कोंगो बोलते हैं दोस्तों वेनेजुएला में। रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। मसोलो बोलते हैं मध्य अफ्रीका में। लदांग बोलते हैं दोस्तों इंडोनेशिया में। रे बोलते हैं वियतनाम में। जो झूम खेती का ही नाम है, क्या ये भी झूम खेती का। तो मिल्पा याद रखिएगा, मिल्पा यहाँ भी मौ, यहाँ भी मौ, मैक्सिको। कोंगो दोस्तों यहाँ पर वेनेजुएला हो जाएगा, रोका हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। मसोलो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मौ, यहाँ भी मौ हो जाएगा, तो एक कन्फ्यूज मत हो जाएगा, मध्य अफ्रीका का। ये लदांग हो गया इंडोनेशिया, रे हो गया आपका वियतनाम दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लास छोड़ते हैं, क्योंकि अभी और हमको पढ़ाना है। अभी खनिज के बारे में बताना, परिवहन के बारे में बताना, ये सब चीज़ बतानी है। तो हम नहीं सोच रहे जल्दी बताएं, आपको आराम से बताएं। तो एक पार्ट और लेंगे थोड़ा सा आपका 20-25 मिनट का क्लास, ताकि आपको दोस्तों आसानी से सही बातें समझ में आ जाए। अब उसके बाद दोस्तों फिर PYQ हम करवाएंगे। तो यहीं पर छोड़ते हैं दोस्तों। कैसा लगा क्लास में कमेंट करके बताइए। कोई पॉइंट समझने में अगर दिक्कत आई होगी दोस्तों तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उस पर हम विचार कर सकें कि हाँ बच्चों को कौन से पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही है। ताकि एग्जाम में दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई समस्या आपके लिए हो, तो वो समस्या दोस्तों हमारी बन जाती है, क्योंकि हम आपको ठीक तरीक़ा से क्या किया, गाइडेंस दोस्तों नहीं किया, आपको बताए नहीं, वो दोस्तों फिर हमारी समस्या बन जाती है। तो जो भी पॉइंट समझने में आपको दिक्कत होता होगा जरूर हमें हमसे शेयर कीजिएगा, हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम उसको दोस्तों और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको डीप इसलिए नहीं बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा है, आपको पता है। अभी आपका दोस्तों क्या हुआ है, एडमिट कार्ड मतलब कि जारी तो नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट आ गया। तो ये बच्चे अपना चेक भी कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि सभी का एग्जाम कब कब है दोस्तों। उसी के अनुसार अपना हम आगे या कार्यक्रम तय करेंगे, और चाहेंगे तो तेज़ी से अपना कार्यक्रम को दोस्तों बढ़ाएंगे। क्योंकि हमें दोस्तों आपका सिलेबस को कंप्लीट करना है कि सभी बच्चे आसानी से दोस्तों अच्छा स्कोर करके दोस्तों अपना रिजल्ट ला सके, हम तो दोस्तों यही चाहेंगे कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, और कुछ बच्चे जो अपना अच्छा करें दोस्तों उनका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, जो मेहनत कर रहे हैं घर पर दोस्तों। बाकी चलिए अच्छा से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।